नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 का अध्याय संख्या 4 पढ़ेंगे। जो विश्व का इतिहास हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें जर्मनी का एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे और फिर जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से बिस्मार्क ने करवाया अपनी कूटनीति के द्वारा, उसकी राजनीतिक बुद्धि जो थी उसके द्वारा किस प्रकार से उसने जर्मनी का एकीकरण किया, उसका एक सुदृढ़ देश के रूप में उसको व्यवस्थित किया। तो देखते हैं सबसे पहले कि जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व क्या क्या थे। ठीक है, जो हेल्पिंग फैक्ट्स थे वो क्या थे कि पहला है जोल्वरिन। जोल्वरिन के बारे में हमने पढ़ा है कि पर्सा जो राज्य था जर्मनी का, उसके छोटे छोटे राज्यों में पहले एक क्या है एक संगठन की शुरुआत होती है। ठीक है, जिसको कह सकते हैं अपने साधारण शब्दों में शुल्क संधि, सीमा शुल्क संधि। यानी एक व्यापारी जब दूसरे देश में या दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए जाता है, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए जाता है, तो उसको क्या है सीमा पर कुछ शुल्क देना पड़ता है, टैक्स के रूप में देना पड़ता है, जिसको उस समय में क्या कहते थे, चुंगी कहते थे। तो इसको क्या है पर्सा के छोटे छोटे राज्यों ने एक संगठन बनाया और सीमा शुल्क को क्या है समाप्त कर दिया। जिससे क्या फायदा हुआ, व्यापारी दूर दूर तक क्या है अपने वस्तुओं को बेच सकते थे, उनको एक बड़ा बाजार उनके सामने व्यवस्थित रूप से खुल गया था। इसका फायदा क्या है पर्सा को होने लगा। धीरे धीरे जर्मनी के और राज्यों ने भी क्या है, सभी राज्यों ने इसका क्या कर लिया, अनुसरण कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया। तो जोल्वरिन क्या है, एक सीमा शुल्क संधि थी जिसको बाद में क्या है सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया। जो कब शुरू हुई थी, 1834 में पर्सा में शुरुआत हुई थी जिसकी। ठीक है, अब इसको फायदा क्या कैसे हुआ कि व्यापार जब बढ़ा तो लोगों की क्या है बौद्धिक क्षमता बढ़ी। उन्होंने दूसरे देशों को या दूसरे राज्यों को जाके देखा, उनके व्यापारिक तरीकों को देखा, उनके रहन सहन के तरीकों को देखा और व्यापार में वृद्धि हुई। पूंजीवाद वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, देश के अंदर या राज्यों के पास जो धनी वर्ग था उनके पास पूंजी आई, जिसके कारण वो अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। और इस नीति को कहा जाता है कोयला व लौह नीति। ये कौन सी नीति है, जर्मनी को एकीकरण करने के लिए दो नीतियों का इस्तेमाल किया गया है। एक तो लौह और रक्त नीति और दूसरा कोल एंड आयरन नीति जो है, कोयला व लोहा नीति। ये दो नीतियों का इस्तेमाल किया गया था। तो जोल्वरिन की जो संधि, सीमा शुल्क संधि का जो फैसला था वो क्या है, एक प्रकार से कोयला व लोहा नीति है। यानी व्यापार जो है वो इनके आधार पे चलता था। ठीक है, जितनी भी फैक्ट्रियां वगैरह लगाई जा रही थी या ट्रेन की शुरुआत की गई, वो सारे कार्य क्या है इनके आधार पर हो रहे थे। तो धीरे धीरे जोल्वरिन के सहायता से जर्मनी के लोगों में क्या है राष्ट्रवाद की भावना बढ़नी शुरू हुई। दूसरा जो अपने पॉइंट देखते हैं वो है बौद्धिक आंदोलन। किसी भी देश के अंदर जो राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है और अपने आप को स्वतंत्र करवाने की जो चिंगारी उठ रही होती है, उसको हवा देने का कार्य है या उसको आग के रूप में ज्वाला बनाने का जो कार्य करते हैं वो उस देश के साहित्यकार करते हैं। क्या है, उसके साहित्यकार करते हैं। यहाँ जर्मनी के साहित्यकार जो थे या दार्शनिक थे, कवि थे, जैसे लिफ्टे, फिक्टे, हेंटिंगहाइन जो थे, मतलब लिफ्टे, फिक्टे, हेंटिंगहाइन, इस प्रकार के जो क्या है दार्शनिक थे, कवि थे, साहित्यकार थे। उन्होंने क्या है बहुत से अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया, उनको क्या है ज़्यादा तक से ज़्यादा फैलाया। जैसे फिक्टे का एक कथन है कि जो हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है वो सबसे ऊपरी होनी चाहिए। उन्होंने क्या है फ्रांस विरोधी विचारधारा लोगों के मन में पूरी रूप से भर दी, ताकि जर्मनी के लोग जो है वो फ्रांस का विरोध करें, अपने देश का समर्थन करें। उसी प्रकार से हेंटिंगहाइन नाम के जो साहित्यकार थे, उन्होंने कहा था कि जर्मन जाति जो है या जर्मनी के जो लोग हैं, जो क्या है जर्मन जाति के हैं, यानी वहीं पैदा हुए हैं। जैसे भारत के लोग क्या हैं, इंडियन हैं, भारतीय हैं, वैसे ही जर्मन जाति के जो लोग हैं वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। वो दुनिया की क्या है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है।
यानी सबसे उच्चतम प्रकार के मनुष्य क्या हैं, जर्मन जाति के हैं। यानी उन्होंने कहा कि बाकी जो देशों के लोग हैं वो हमारे बराबर नहीं हैं, हमें उनका गुलाम नहीं होना चाहिए, हम स्वतंत्रता के हकदार हैं। तो इस प्रकार से क्या है, बौद्धिक जो आंदोलन चल रहा था उसी के अंदर क्या है, अपने देखते हैं कि जेना यूनिवर्सिटी है जर्मनी के अंदर, वहाँ पर क्या है एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी जिसको क्या है वर्सेनसेफ्ट कहते हैं। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका क्या नाम है, वर्सेनसेफ्ट। ये एक विद्यार्थियों का संगठन था जो युवा वर्ग जो था जर्मनी का, उसमें क्या है देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार कर रहे थे, वर्सेनसेफ्ट। ठीक है, इसको क्या है स्टूडेंट्स के द्वारा चलाया जाता था जेना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और यह कब शुरू किया गया, 1815 के अंतर्गत शुरू किया गया। तो बौद्धिक में क्या है, अपने पास लिफ्टे फिक्टे है जो क्या है फ्रांस विरोधी विचारधारा इन्होंने देश के नागरिकों में भरी। उसी प्रकार से हेंटिंग हाइन है, हेंटिंग हाइन जो है वो जर्मनी के लोगों को क्या है सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, सबसे उच्चतम बताते हैं, सबसे अच्छी नस्ल बताते हैं मनुष्यों की। और उसी प्रकार से जर्मनी की यूनिवर्सिटी थी जेना, उसके अंदर वर्सेनसेफ्ट 1815 से लगातार क्या है जर्मन के युवा वर्ग में क्या है देशभक्ति या राष्ट्रवाद की भावना भरने का पुरजोर प्रयास कर रहे थे। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारा औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास के अंतर्गत क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि जोल्वरिन के द्वारा व्यापार जो है वो बिल्कुल खुला हो गया था। जर्मनी क्या है लगातार इस प्रकार जोल्वरिन का इस्तेमाल करके अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा था, साथ ही साथ क्या है व्यापार को बढ़ा रहा था, उसका व्यापार क्या है लगातार फल फूल रहा था। तो होता ये है कि एक टाइम आ गया जब क्या है 1850 के दशक के लगभग कि जर्मनी जो है वो यूरोप के जो टॉप औद्योगिक देश थे, इंडस्ट्रिक जो देश थे उनमें उसका नाम आने लगा था। रूस व जर्मनी जो है वो टॉपेस्ट कंट्री हो गए थे औद्योगिकरण में यूरोप के, जिसका नुकसान सीधा किसको होता जा रहा था, ऑस्ट्रिया को होता जा रहा था। ऑस्ट्रिया लगातार अपने व्यापार को क्या है अपने देश तक सीमित रख रहा था, या वो टैक्स वगैरह ज़्यादा लगा रहा था उस वहाँ के राजा, जिसके कारण उसका व्यापार सीमित होता जा रहा था। वहीं जर्मनी के व्यापार को क्या है बढ़ावा मिल रहा था। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं बिस्मार्क का योगदान। जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है हमारे इसमें उसका नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है वो एक चांसलर था जर्मनी का, जो 1862 में चांसलर बनता है जर्मनी का। उसको चांसलर बनाने का काम करता है वहाँ का जो राजा बना था 1861 में विलियम फेडरिक। इसने बिस्मार्क को बना दिया वहाँ का चांसलर। चांसलर कह सकते हो आप, एक तरह से प्रधानमंत्री जैसे होता है वैसे ही, जैसे चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य था, उसी प्रकार से विलियम फेडरिक का चांसलर कौन था, बिस्मार्क था। और एक प्रकार से कहा जाए तो जर्मनी के एकीकरण का जो पूरा कार्य है वो किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। विलियम फेडरिक ज़्यादा महत्वाकांक्षी या ज़्यादा उच्च प्रकार का राजा नहीं था, लेकिन इसमें एक क्वालिटी थी व्यक्ति को परखने की, और उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसने बिस्मार्क को चांसलर बनाया। बिस्मार्क जो था वो एक अच्छा राजनीतिज्ञ था, तीक्ष्ण बुद्धि वाला कूटनीतिज्ञ था, जिसकी सहायता से अपनी बुद्धि और कूटनीतिज्ञता और राजनीति सोच के दम पर इसने क्या है जर्मनी का एकीकरण किया। साथ ही साथ यह क्या है विश्व के अन्य देशों यानी दूसरे देशों के बारे में इसको अच्छी जानकारी थी, वहाँ की देशों की नीति के बारे में यह अच्छे से जानता था। यानी विदेश नीति जो थी बिस्मार्क की वो भी बहुत अच्छी थी। अब हमने जोल्वरिन के टाइम पढ़ा था कोयला व रक्त नीति, कोयला व रक्त नीति। उसी प्रकार से बिस्मार्क जो है वो अब नई नीति लेके आया था कि भाई कोयला और रक्त नीति से यानी सिर्फ व्यापार बढ़ाने से जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जा सकता, हमें अब इसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा, और वो था
लौह एवं रक्त की नीति, रक्त की नीति। देखो भारत के अंदर लौह व रक्त की नीति शुरू की थी बलबन ने, ठीक है। उसी प्रकार से जर्मनी के अंदर लौह व रक्त की नीति लाने वाला कौन था? बिस्मार्क था। इसने इसके लिए बहुत से कार्य किए, जैसे इसने रक्षा बजट या सेना का जो बजट था उसको बढ़ाने का कार्य शुरू किया। उसके लिए उसने वहाँ जो डाइट के 2 सदन थे उसमें निचले सदन में यह उसको उस बजट को पास नहीं करवा पाया, लेकिन उच्चतम सदन में क्या है उसने डाइट से उस रक्षा बजट को बढ़ाकर पास करवा लिया, जिससे उसको क्या है सेना को बढ़ाने का या सेना को उच्चतम प्रकार की व्यवस्थाओं से सुशोभित करने का मौका मिला, क्योंकि उसको मालूम था कि युद्ध जो है या जो देश है उसका एकीकरण बिना युद्ध के या बिना रक्त के बहाए हमें देश की स्वतंत्रता एकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है बिस्मार्क अपनी लौह व रक्त नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करता है। अब देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से होता है। जैसे आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि जर्मनी का एकीकरण जो है वो 3 स्टेजेस में दिखाया गया है, 3 भागों में क्या है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। जो इम्पोर्टेंट रूप से है उनको पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले आता है डेनमार्क से युद्ध होता है और गेस्टाइन की संधि होती है। अब देखो थोड़ा पीछे हिस्ट्री में चलते हैं अपने कि जब 1815 में नेपोलियन को मारा गया था, नेपोलियन प्रथम जो था उसको मारा सभी लोगों ने मिलकर, तो ऑस्ट्रिया का जो मंत्री था वहाँ का विदेश मंत्री जो था उसने क्या किया था, सभी को क्या है वियना कांग्रेस में बुलाया और सभी को क्या है अलग अलग राज्य सौंपने का निर्णय किया कि ताकि दोबारा से क्या है मोनार्की आ सके, राजशाही आ सके। इसके पक्ष में प्रमाण करने के लिए क्या है 1852 में डेनमार्क को 2 स्थान दिए गए। डेनमार्क जो राज्य था उसको 2 स्थान दिए गए जर्मनी के, ताकि वो उनको संभाल सके, ठीक है, ना कि उस पर कब्जा करके संभालने के लिए 2 स्थान दिए थे, जिसका नाम है स्लेस्विग। पहला तो क्या है स्लेस्विग और दूसरा है हॉल्स्टाइन। होल्स्टाइन ये 2 स्थान डेनमार्क को 1852 में लंदन की एक कॉन्फ्रेंस में के द्वारा इसको सौंप दिए जाते हैं संभालने के लिए, न कि इसका कब्जा होगा, ठीक है। और वो आधिकारिक रूप से किसके अंतर्गत आएंगे? ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार की बात है वहाँ पर निश्चित हुई थी, ठीक है। आधिकारिक रूप से क्या है ऑस्ट्रिया के हैं, वैसे स्थान किसके कहाँ के हैं? ये जर्मनी के, लेकिन क्या है इन्होंने स्थान बांट लिए थे, ठीक है, ताकि एकता ना बढ़े इनकी, ठीक है। इसके लिए आधिकारिक रूप से किसका अधिकार होगा? ऑस्ट्रिया का, लेकिन संभालने के लिए किसको दे दिए गए थे? डेनमार्क को। अब ये बात 1852 में होती है और 10 साल के बाद 1863 में 10 साल के बाद 1863 में क्या है डेनमार्क इन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। डेनमार्क सोचता है ये तो भूल गए होंगे, इनको क्या ही पता चलेगा कि मैंने ये स्थान क्या है हड़प लिए हैं। लेकिन जो अपना बिस्मार्क है वो किसी प्रकार की मौके की तलाश में था, ताकि वो क्या है शुरुआत कर सके जर्मनी के एकीकरण की, और उसने क्या है अपनी तीक्ष्ण बुद्धि की कूटनीति का इस्तेमाल किया। जब डेनमार्क क्या है स्लेस्विग और हॉल्स्टाइन पर कब्जा करने की बात करता है, तो बिस्मार्क जो है वो ऑस्ट्रिया के राजा के पास जाता है। ऑस्ट्रिया के राजा के नाम है फ्रांसिस जोसेफ के पास जाता है और कहता है कि साहब वो राज्य तो आपके हैं, ठीक है, हमारे जर्मनी का हिस्सा है और आपका उन पर आधिकारिक रूप से अधिकार है, लेकिन वो जो डेनमार्क नाम है का देश है वो हमारे क्षेत्र को क्या है नुकसान पहुंचा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको उस स्थान से हटा देना चाहिए, हमें उसके खिलाफ युद्ध करना चाहिए। ऑस्ट्रिया का राजा लालच में आ गया कि हाँ मैं पूर्ण रूप से, यानी अभी तक उनको संभालने के लिए दे रखे थे, यानी सारा जो कर वगैरह है, सारी जो उपज वगैरह है वो सारी किसके पास जा रही थी? डेनमार्क के पास जा रही थी। ऑस्ट्रिया का राजा लालच में आ जाता है कि हमारा जा ही क्या रहा है, हमारे पास दोनों और स्थान आ जाएंगे, इसके लिए हम क्या कर देते हैं डेनमार्क के खिलाफ युद्ध करते हैं।
तो इसलिए जर्मनी के पर्सा यानी बिस्मार्क जो था वो पर्सा के राजा का चांसलर था। तो पर्सा की सेना और ऑस्ट्रिया की सेना दोनों जाकर युद्ध करती हैं, किसके खिलाफ है? डेनमार्क के खिलाफ। ऑब्वियस सी बात है, डेनमार्क की सेना हार जाती है। कब? 1863 में उसने कब्जा करने का प्रयास किया था, 1864 में युद्ध होता है और हार होती है डेनमार्क की। डेनमार्क को हराकर हटा दिया जाता है 1865 और 14 अगस्त 14 अगस्त को गैस्टाइन की संधि होती है। गैस्टाइन की संधि में क्या कहते हैं? गैस्टाइन की संधि होती है किन किन के बीच में होती है? फ्रांसिस जोसेफ और जो पर्सा का राजा था विलियम फेडरिक के बीच में संधि होती है कि भाई दो राज्य हैं, एक तो है स्लेस्विग और एक है होल्स्टाइन। तो कहते हैं कि भाई साहब हमें तो सिर्फ स्लेस्विग दे दो। जर्मनी के राजा जो हैं वो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ स्लेस्विग दे दो, आप क्या रख लो? होल्स्टाइन रख लो। हम दोनों क्या है, एक एक राज्य बांट लेते हैं, दोनों भाई भाई, ठीक है। फ्रांसिस जोसेफ कहता है कि हाँ भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एक राज्य तो आ रहा है मेरे पास। वो होल्स्टाइन को अपने पास रख लेता है, स्लेस्विग अब आ जाता है जर्मनी के पास। ये पहला चरण पूरा हो जाता है जर्मनी के एकीकरण का। अब स्लेस्विग उनके पास आ गया। अब क्या है, डेनमार्क को तो एक साइड कर दिया, ठीक है। अब इस डेनमार्क को तो कर दिया उसने, बिस्मार्क ने, एक साइड। अब बात आती है ऑस्ट्रिया की कि भाई ऑस्ट्रिया आप बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे थे हमारे साथ, हैं, आपको पूरा का पूरा जर्मनी के ऊपर आधिपत्य चाहिए था। तो बिस्मार्क अब क्या है, क्लास लेंगे ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की क्लास लेने के लिए क्या है, बिस्मार्क ने कई प्रकार की कूटनीतियों का इस्तेमाल किया। एक तो उसने क्या है, जो फ्रांस का राजा था, फ्रांस जो था वो क्या है, पहले ऑस्ट्रेलिया का दोस्त था। ये दोनों क्या थे, फ्रेंड थे। अब ऑस्ट्रिया के राजा के ऊपर अगर बिस्मार्क हमला करता है तो फ्रांस उसकी हेल्प के लिए आ जाएगा। इससे बचने के लिए क्या किया बिस्मार्क ने, फ्रांस के राजा को दे दिया लालच, ठीक है। उसके सामने फेंके टुकड़े कि भाई हम आपको क्या है, राइन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, राइन प्रदेश जो है, वो हम आपको एज ए गिफ्ट दे देंगे, एज ए गिफ्ट में आपको मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ दोस्ती नहीं निभानी है, ठीक है। आप हेल्प करने नहीं आओगे ऑस्ट्रिया की, अगर हम ऑस्ट्रिया पर हमला करते हैं। तो फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय जो था वो क्या है, एक प्रकार का साधारण राजा था, वो ज़्यादा महत्वाकांक्षी था नहीं, वो अपनी सिर्फ प्रजा को खुश करने में लगा रहता था। इसका फ़ायदा उठाया बिस्मार्क ने और उसको क्या है, लालच दिया कि राइन नदी के पास का जो है क्षेत्र, राइन संधि नहीं है अभी, नदी, राइन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, राइन प्रदेश, वो आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। फ्रांस बोला ठीक है भाई साहब, डन हो गया। ये बिस्मार्क के साथ क्या हो गई, डील हो गई कि आप हमको ये क्षेत्र दे देना, हम आएंगे नहीं। यानी एक बिस्मार्क जो दोस्त, बिस्मार्क ने क्या है, ऑस्ट्रिया के एक दोस्त फ्रांस को क्या कर दिया, अलग कर दिया। यूरोप के जो जितने भी मसले थे उनमें इंग्लैंड ने क्या किया, हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया ताकि वो अपनी औपनिवेशिक क्षेत्रों को बढ़ा सके, अपनी सेना का ध्यान रख सके। इसके लिए उसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई यूरोप के जितने भी मामले होंगे उनमें मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मेरे घर वालों ने बोल दिया कि आसपास की लड़ाई में ध्यान मत दो, ठीक है। तो इंग्लैंड इस प्रकार से अलग हो गया, यानी ऑस्ट्रिया के जो दो दोस्त थे वो दोनों एक प्रकार से क्या है, अलग हो गए। अब ऑस्ट्रिया क्या है, ताकतवर राज्य था, तो सिर्फ दोस्तों को अलग करने से फ़ायदा नहीं है, इसका एक दुश्मन भी तैयार करना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रिया जो था वो क्या है, इटली के एकीकरण में भी क्या है, दखल डाल रहा था कि भाई मैं इटली का एकीकरण भी नहीं होने दूंगा। इसलिए इटली का जो क्षेत्र था सार्डिनिया,
सार्डिनिया को क्या है, बिस्मार्क ने लालच दिया कि अगर आप ऑस्ट्रिया पर हमला करते हो हमारे साथ मिलके, अगर आप ऑस्ट्रिया पर हमला करते हो तो हम आपको इटली के अंदर मिलाने के लिए एक क्षेत्र दे देंगे, वो होगा वेनेशिया। ठीक है। अब सार्डिनिया को लालच दे दिया गया कि अगर आप हमला करते हो ऑस्ट्रिया के ऊपर तो हम आपको क्या कर देंगे, वेनेशिया नाम का क्षेत्र देंगे गिफ्ट में। ठीक है। और इस प्रकार से संधि किसने कर ली, पर्सा और सार्डिनिया के अंतर्गत संधि हो गई। इसके दोस्तों को अलग कर दिया, अपना एक नया दोस्त बना लिया जो क्या है, इसका दुश्मन था। ठीक है। दुश्मन का दुश्मन होता है। ठीक है। और दुश्मन का दुश्मन है हमारा क्या होगा, यानी पर्सा के लिए क्या होगा, दोस्त होगा। ठीक है। तो सार्डिनिया जो था वो ऑस्ट्रिया का दुश्मन था, इसलिए बिस्मार्क ने क्या है, उसको अपना दोस्त बना लिया। अब सार्डिनिया और पर्सा की जो सेनाएं हैं वो दोनों मिलकर क्या है, ऑस्ट्रिया पर हमला करती है और ऑस्ट्रिया के राजा को हारना पड़ता है, यानी उसको हरा दिया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रिया के राजा कहता है भी कि हमारी तो संधि हुई थी, ये गेस्टाइन की संधि हुई थी 14 अगस्त, जैसा कि मैंने बताया 1865 के अंतर्गत संधि हुई थी कि भी हमारी तो तुमने ही दिया था मेरे को हॉलस्टाइन नाम का देश। ठीक है, क्षेत्र जो था, अब तुम हम पर हमला करके हमसे वापस मांग रहे हो। तो डेनमार्क कहता है कि भाई वो तो मैंने गलती से दे दिया, एक बार के लिए रखने को दिया था, वो हमेशा के लिए नहीं दिया तेरे को, अब तो मैं वापस से लूँगा उसको। उधर हॉलस्टाइन की जनता को बिस्मार्क ने क्या है, भड़का दिया कि आपको क्या है, जर्मनी से मिल जाना चाहिए, हमारे राष्ट्रवाद को हमें बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हॉलस्टाइन था, हॉलस्टाइन जो क्षेत्र था उसकी जनता क्या है, ऑस्ट्रिया के खिलाफ हो गई। दूसरा, सार्डिनिया को उसके खिलाफ ले लिया। फ्रांस उसका दोस्त था, उसको लालच देकर हटा दिया गया। और इस प्रकार से निश्चित तौर पर क्या है, ऑस्ट्रिया की हार निश्चित हो गई और ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। कब? 1866 की जुलाई को ऑस्ट्रिया युद्ध में हार जाता है और उसके बाद संधि होती है 23 अगस्त 1866 को। कहाँ पर? प्राग के अंदर। प्राग के अंदर संधि होती है, क्योंकि बिस्मार्क जो था वो एक प्रकार का कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। उसको पता था कि हमें अब घमंड नहीं करना है, हमें जीत का क्या नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। जब तक पूरा कार्य नहीं हो जाता हमारा, तब तक हमें कोई प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। तो बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ प्राग में क्या की, संधि की। और ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस जोसेफ को कह दिया कि देखो भाई, तुम हारे जरूर हो हमसे, हमने तुम्हारा क्षेत्र ले लिया, लेकिन फिर भी क्या है, हम भाई हैं, हमारी कोई ज़्यादा बड़ी दुश्मनी है नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्या है, ध्यान में रखना है, जब हम फ्रांस से युद्ध करेंगे ना, तब आपको क्या नहीं आना है, बीच में नहीं आना है। ऑस्ट्रिया को क्या नहीं आना है, बीच में। फ्रांस से युद्ध के समय बीच में नहीं आएगा। यानी ऑस्ट्रिया को अब क्या है, जो आगे का हमारा युद्ध होगा फ्रांस के साथ, उसके लिए पहले से क्या कर दिया, तटस्थ कर दिया। किसने कर दिया? बिस्मार्क ने अपनी कूटनीतिज्ञ द्वारा। तो 2 संधियां हो चुकी है, पहली 1865 के अंदर, दूसरी कब होती है, 1866 के अंदर। और इस प्रकार से 2 क्षेत्र के आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं जर्मनी में। तीसरा जो क्षेत्र है और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्रांस को हराना, वो अब अपने देखते हैं। देखो फ्रांस से किस प्रकार से युद्ध किया जाता है। फ्रांस के राजा को पहले क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, ऑस्ट्रिया के साथ जो युद्ध हुआ था शाडोवा में, वहाँ पर क्या है, युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया के साथ, और फ्रांस का राजा जो था वो वहाँ पहुँचा नहीं, क्योंकि उसको लालच था राइन प्रदेश का। जैसे युद्ध पूरा हुआ, फ्रांस का राजा बोला कि भाई हमें राइन प्रदेश दे दो। बिस्मार्क ने मना कर दिया कि भाई साहब, हमने तो गलती से बता दिया, वो आपको, हम कोई प्रकार का प्रदेश नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ की जनता का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया। कहाँ की? फ्रांस की। फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय जो था, उसका विरोध करने लगी जनता। नेपोलियन तृतीय को डर था कि जनता उसको कहीं हटा ना दे, इसलिए उसने क्या है, दूसरी ट्राई और की, यानी राइन प्रदेश उसके हाथ से निकल चुके थे। दूसरी ट्राई की उसने लग्जमबर्ग को खरीदने की। लग्जमबर्ग को किससे खरीद रहा था भाई? हॉलैंड से खरीद रहा था।
लेकिन क्या है, जर्मनी ने मना कर दिया कि भी लक्जमबर्ग जो है वो भी क्या है, हमारा क्षेत्र है और हम आपको क्या है वो क्षेत्र नहीं देंगे, खरीदने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से दो क्षेत्र जो थे वो नेपोलियन के हाथ से लगातार निकल गए और उसके सामने संकट आके खड़ा हो गया था कि जनता अब उसको हटा देगी, क्योंकि फ्रांस जो है वहाँ की जनता क्रांति के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, वहाँ की क्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अब उसको डर था लगातार, जिसके कारण क्या है, अब वो क्या है, जर्मनी से एक प्रकार से प्रतिशोध करने लगा था, उसको युद्ध करना था। अब लेकिन क्या है, पर इस प्रकार की स्थितियां नहीं बन रही थी, क्योंकि नेपोलियन तृतीय जो था वो ये नहीं चाहता था कि मैं युद्ध में हारूं या मेरा नुकसान हो, जिसके कारण जनता उस पर और ज़्यादा आक्रोशित हो। अब इसके लिए क्या करते हैं कि एक इन जो विलियम फेडरिक का भतीजा है वो स्पेन में जाकर क्या है, राजा बनने का इच्छा प्रकट करता है, क्योंकि वहाँ की गद्दी खाली थी। स्पेन वालों ने डाल रखा था भाई कि एडवर्टीजमेंट है कि हमारे पास कोई राजा नहीं है, राजा बन सकते हो आके। तो विलियम फेडरिक का भतीजा वहाँ जाके पहुँचता है कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन क्या है, फ्रांस के राजा ने मना कर दिया कि भाई देखो वो हमारी बर्बन डायनेस्टी का क्षेत्र है और आप वहाँ पर कोई भी प्रकार का शासक नहीं लगा सकते हैं। जर्मनी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन बार बार की इस प्रकार की कूटनीतिज्ञ चालों के कारण क्या है, फ्रांस उससे परेशान हो जाता है और अंततः क्या करता है, उस पर हमला कर देता है 1870 के अंदर। 1870 के अंदर क्या है, फ्रेंको पर्शियन वॉर होता है और उसमें किसकी हार हो जाती है, फ्रांस की हार हो जाती है। नेपोलियन तृतीय हार जाता है, जिसके कारण सबसे पहले 1871 में 18 जनवरी 1871 के अंदर संधि होती है, वर्साई की संधि। वर्साई के महल के अंदर क्या होती है, जर्मनी और फ्रांस की संधि होती है, जहाँ पर क्या है, फ्रांस के राजा की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती कर कर उसको क्या है, ह्यूमिलेट किया जाता है, उसको बुरा बर्ताव किया जाता है। किसके कारण, बिस्मार्क के कारण। और यही वजह बनती है दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर के द्वारा दोबारा से फ्रांस को परेशान किया जाता है, तो जर्मनी को ऊपर क्या है, फ्रांस का इस पर टाइम का गुस्सा क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में निकलता है। दूसरी संधि होती है फ्रैंकफर्ट की, जो क्या है 21 फरवरी 1871 को होती है। 21 फरवरी 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि के अंतर्गत नतीजा निकलता है कि लगभग 20 करोड़ पाउंड जो हैं वो फ्रांस को देने होंगे 3 साल के अंतर्गत। 20 करोड़ पाउंड जो है वो 3 साल के अंदर फ्रांस जर्मनी को चुकाएगा। इसके अलावा अल्सास व लॉरेन, मेज व स्ट्रोमबर्ग, अल्सास व लोरेन, एक मेज व स्ट्रोमबर्ग नाम का जो क्षेत्र है वो भी किसको सौंप दिया गया, जर्मनी को सौंप दिया गया। और इस प्रकार से अल्सास, लोरेन, मेज, स्ट्रोमबर्ग, ठीक है, और जो सबसे पहले जीते थे स्लेस्विग, होल्स्टाइन, उन क्षेत्रों की सहायता से क्या है, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण कर लेता है और जर्मनी को क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाता है। इस कक्षा में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपने इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्या बाधाएं थी, क्या सहायक तत्व थे और किस प्रकार से इटली का एकीकरण काउंट केवर करता है। धन्यवाद।